So here is the explanation of a beautiful chapter, A Truly Beautiful Mind. Let's start this chapter by addressing this beautiful question. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब आपके दिमाग में ये वर्ड आता है जीनियस, तो आप कौन सी क्वालिटीज़ एक जीनियस के साथ एसोसिएट करते हो. प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल बी नोइंग कि आप क्या सोचते हो कि जीनियस कैसा होता है. मुझे भी जानना है कि आपका माइंडसेट क्या है एक जीनियस को लेकर के. So without much delay, let's come to the explanation of the chapter. So, इस चैप्टर में हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिनके काम ने पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट डाला कुछ 100 ईयर्स पहले. ये बात है ईयर 1905 के समर्स की, जब इन्होंने लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट्स पर लगातार 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए. इन्होंने जो भी काम किया रिसर्च के फील्ड में, जो भी इनका काम था वो किसी साइंटिफिक जर्नल में शायद कुछ पेजेस में सिमट गया, पर स्पेस, टाइम और पूरे कॉस्मोस को लेकर के हमारे आपके जैसे जो लोग थे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको हमेशा के लिए बदल के रख दिया. आज आपका काम ही कल आपका नाम बन जाता है, और इनके ऐसे आउट क्लास काम ने इनके नाम आइंस्टीन को वर्ड जीनियस का एक सिनोनिम बना दिया. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च ईयर 1879 को जर्मन सिटी ऑफ उल्म में हुआ, और जब वो पैदा हुए तो उनके पास ऐसा कोई सिंबल नहीं था जो ये इंडिकेट करता हो कि ये आगे जाके एक जीनियस होने वाले हैं. बल्कि इनकी मदर को ऐसा लगता था दैट ही इज़ वेरी स्ट्रेंज, ही इज़ फ्रीक. इनकी मदर को इनका हेड थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगता था. 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टीन कुछ नहीं बोल पाते थे, और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो सारी चीज़ों को 2 बार बोलते थे. वो कभी भी नहीं समझ पाते थे कि जब वो दूसरे बच्चों के साथ होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और इसलिए ही उनके जो प्लेमेट्स होते थे, यानी जिनके साथ वो खेला करते थे, वो बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे. इसलिए वो अक्सर खुद के साथ ही खेला करते थे, अपने में ही मग्न रहते थे. उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, और इतने पसंद थे कि उन्होंने जब अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो ये कहा कि बाकी सब तो ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं. एक बार एक हेडमास्टर ने आइंस्टीन के फादर से कहा कि वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते. पर आज हम आइंस्टीन को जैसे जानते हैं, शायद जो उन्होंने किया वो कोई और कर ही नहीं सकता था. वो हेडमास्टर आज जहाँ भी होंगे ना, मस्ट बी रिग्रेटिंग हिज ओपिनियन. नहीं, लाइफ लेसन अलर्ट. किसी का आपको लेके उनका ओपिनियन उनका खुद का प्रॉब्लम है, वो आपकी काबिलियत कभी भी डिफाइन नहीं करता. ओके, कम बैक. आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र से ही वायलिन प्ले करना सीख लिया था, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहते थे कि वो वायलिन प्ले करना सीखें, और फिर वो बाद में एक बहुत अच्छे बेहतरीन वायलिनिस्ट बने और उम्र भर रहे. उनके हेडमास्टर का उनको लेके जो भी ओपिनियन था, लेकिन द रियलिटी इज़ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी एक बैड स्टूडेंट नहीं रहे. उन्होंने मुनीक में अपने हाई स्कूल को ख़त्म किया, जहां उनके पेरेंट्स तब शिफ्ट हुए थे जब ही वॉज ओनली 15 मंथ्स ओल्ड. आइंस्टाइन स्कोर्ड गुड मार्क्स, ऑलमोस्ट हमेशा हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स बहुत अच्छे रहते थे, पर उन्हें स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन से हमेशा बहुत प्रॉब्लम रही थी, जिसके चलते वो काफ़ी बार अपने लेक्चरर से, टीचर्स से आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाया करते थे. 15 साल की उम्र में आइंस्टीन ने इन रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान होकर फैसला किया कि वो स्कूल ही छोड़ देंगे. बीते साल ही आइंस्टीन के पेरेंट्स उन्हें उनके रिलेटिव्स के साथ छोड़कर मिलान शिफ्ट हो गए. बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आखिर में आइंस्टीन को मौका मिला कि वो अपनी एजुकेशन को, बची हुई एजुकेशन को जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पूरी कर सकें, जो कि मुनीक से ज़्यादा लिबरल यानी ज़्यादा आज़ाद शहर था. आइंस्टीन हमेशा से मैथ्स में गिफ्टेड और फिजिक्स में इंटरेस्टेड रहे थे. अपने स्कूल को ख़त्म करते ही उन्होंने डिसाइड किया कि वह ज़ूरिक की यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करेंगे. लेकिन साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, और भी कोई चीज़ थी जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था. उनके एक क्लासमेट, फेलो स्टूडेंट में स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जो कि आइंस्टीन के मुताबिक एक बहुत ही क्लेवर इंसान थी. ये इन्हें यंग सब क्यों कहा गया है? बिकॉज शी वॉज फ्रॉम सर्बिया. ये सर्बिया से स्विट्जरलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिक उनको चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में थी यूरोप में जो वुमेन को डिग्री देते थे. आइंस्टीन ने उन्हें एक अलाय की तरह देखा, यानी फ्रेंड की नज़र से देखा अगेंस्ट फिलिस्टाइन. फिलिस्टाइन वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है, उन्हें कहा गया है जो भी लोग आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे. बेसिकली दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन आइंस्टीन काइंड ऑफ थिंग्स. इस कपल को प्यार हो गया. इवन आज भी वो लेटर्स मौजूद हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्द दिए. साइंस को और टेंडरनेस, जेंटलनेस को आपस में मिक्स करके उन्होंने जिन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपने प्यार को लेटर्स में लिखा, वो लेटर्स आज भी अवेलेबल हैं. आइंस्टीन उन लेटर्स में लिखा करते थे कि मैं उस दिन कितना खुश और कितना गर्व महसूस करूंगा जिस दिन हमारे रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर किए गए काम को एक महान जीत हासिल होगी. ईयर 1900 में एल्बर्ट आइंस्टीन 21 ईयर्स के हो चुके थे. इसी समय वो ग्रेजुएट भी थे और अनएम्प्लॉयड भी. उन्होंने एक असिस्टेंट टीचर की तरह काम किया, प्राइवेट लेसन्स भी वो दिया करते थे, और इन सब के बाद फाइनली ईयर 1902 में उन्हें एक जॉब मिली इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, जहां उनका जॉब प्रोफाइल, उनका वर्क, उनसे जो एक्सपेक्टेड काम था वो ये था कि वो दूसरों के इन्वेंशंस को असेस करें और उन्हें उनके काम का पेटेंट प्रोवाइड कराएं. पेटेंट क्या होता है?
एक गवर्नमेंट लाइसेंस होता है जो कि किसी इंसान को उसके काम के लिए इशू किया जाता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि वो जो भी काम है उस पर सारे के सारे राइट्स उस पर्सन के हैं जिसे उसका पेटेंट दिया गया है। मगर आइंस्टीन ये सब करने के साथ साथ वो असल में छुप छुप कर सीक्रेटली अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे। आइंस्टीन जिस टेबल पर बैठकर काम किया करते थे, कभी कभी मजाक में वो उसे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कह देते थे। यह 1905 में पब्लिश हुए सभी फेमस पेपर्स में से एक आइंस्टीन का पेपर भी था, विच वॉज ऑन द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कहता था कि टाइम और डिस्टेंस कभी एब्सोल्यूट मेजर नहीं हो सकते। मतलब ये कभी अपने आप में मेजर नहीं किए जा सकते, इन्हें हमेशा किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके मेजर किया जाता है। और इसी से हमें मिला पूरी दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, दैट इज E=mc²। बड़ी खूबसूरत तरीके से एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा कि जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 ही मिनट हुए हैं, लेकिन जब आप किसी गर्म स्टोव पर महज 2 मिनट के लिए भी बैठ जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है जैसे 2 घंटे हो गए। बस यही रिलेटिविटी है। जब आइंस्टीन फिजिक्स की इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसका स्लोप नेगेटिव होता जा रहा था। आइंस्टीन अपनी स्टडीज़ को पूरा करते ही मिलेवा से शादी करना चाहते थे, पर उनकी मदर इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उनकी मम्मा को ऐसा लगता था कि मिलेवा, जो कि उनके बेटे आइंस्टीन से उम्र में 3 साल बड़ी थी, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बेटे के लिए मिलेवा एक ठीक इंसान नहीं है। उन्हें मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। आइंस्टीन की मदर उनसे कहा करती थी कि वो तुम्हारी ही तरह एक किताब है, और इसीलिए आइंस्टीन ने मिलेवा से शादी करने का विचार वहीं छोड़ दिया। लेकिन फाइनली एल्बर्ट आइंस्टीन ने और मिलेवा ने जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी शादी कमज़ोर होने लगी। मिलेवा अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस को, अपनी ख्वाहिशों को खोते हुए एक नाखुश हाउसवाइफ बन चुकी थी। लगातार लड़ाइयों से गुजरने के बाद कुछ सालों के बाद ये कपल ये फाइनली डिसाइड करता है टू सेपरेट, एंड ईयर 1919 में इनका सेपरेशन भी हो गया और उसी ईयर में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन के पर्सनल लाइफ में स्टार्ट हुए इस नए चैप्टर के साथ उन्हें एक वर्ल्ड वाइड फेम भी मिला ईयर 1915 में। उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया जो कि ग्रेविटी की एक नई समझ को सामने लाई, और 1919 में आए एक सूर्य ग्रहण ने, एक सोलर इक्लिप्स ने उनकी इस थियरी को सही प्रूफ भी कर दिया। आइंस्टीन ने पहले ही एकदम सही कैलकुलेट कर दिया था कि फिक्स्ड स्टार्स से आने वाली जो लाइट है वो किस एक्सटेंट से सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। उस वक्त के जितने भी फेमस न्यूज़पेपर्स थे, जो भी मीडिया थी, उन्होंने उनके इस मार्वेलस वर्क को अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहकर पुकारा। इन द ईयर 1921 आइंस्टीन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया। उन्हें पूरी दुनिया से रिस्पेक्ट रिसीव हुई और प्रेस ने भी उन्हें खूब एडमायर और प्रेज किया। ईयर 1933 में जब जर्मनी पर नाजीज का राज चल रहा था, तब आइंस्टीन यूएस शिफ्ट हो गए। 5 साल बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई तो सभी अमेरिकन फिजिसिस्ट इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नाजी पार्टी को इस बारे में पता चला तो वो इस बॉम्ब को बनाकर बहुत तबाही मचा सकते हैं। अपनी एक कलीग के बहुत कहने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा और उन्हें वार्न किया कि इस तरह एक बॉम्ब अगर एक पॉट पर फोड़ा जाए तो वो उस पूरे पॉट के साथ साथ उसके आसपास की जो भी टेरिटरी है उसको भी एक ही बार में ख़त्म कर सकता है। लेकिन आइंस्टीन की उस वार्निंग को वार्निंग की तरह ना लेकर अमेरिकन ने सीक्रेटली वो बॉम्ब डेवलप कर ही लिया वॉर के पर्पज से, और अगस्त 1945 में जापान के सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी पर उस बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। आइंस्टीन उस बॉम्ब से हुई तबाही को देखकर पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक ऑफिशियल लेटर लिखते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस लेटर का कोई इम्पैक्ट उस वक्त नहीं हुआ। बट कुछ समय के बाद आइंस्टीन खुद पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और अपनी पॉपुलैरिटी के थ्रू डेमोक्रेसी और पीस को प्रमोट करने लगे। और जब फाइनली 76 ईयर्स की एज में आइंस्टीन की डेथ हुई तो वो सिर्फ एक जीनियस की तरह नहीं मरे, बट उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन की तरह देखा गया जो पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर को साथ लेकर चलना चाहता था, जिसको पीस प्रमोट करनी थी, डेमोक्रेसी प्रमोट करनी थी। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ अनदर चैप्टर। सी यू।